नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने लाइफ का 10% हिस्सा रोज सिर्फ ट्रैफिक में बिता रहे हैं। ये वीडियो उन ड्राइवर्स के लिए है जो रोज 9 घंटे की जगह पे 12 घंटे काम करते हैं, क्योंकि उनके 3 घंटे तो बस ट्रैफिक में ही बीत जाते। उन लोगों के लिए भी है जो घंटों ट्रैफिक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस में अपनी आधी जिंदगी खराब कर देते हैं। ट्रैफिक की वजह से लेट पहुंचने वाले उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए है जो स्कूल बसेस की सर्विसेज तो अभी लेना पसंद भी नहीं कर रहे हैं। उन सारे लोगों के लिए है जो अपनी गाड़ी या मारुति से लेके मर्सिडीज तक अपग्रेड तो कर रहे हैं, लेकिन उन गाड़ियों को ट्रैफिक से बचाने के लिए कोई सॉल्यूशन की तरफ कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे। ये वीडियो शायद उन गाँव के लोगों के लिए भी है जिनके सिंगल लेन के गाँव के रास्ते कभी ना कभी 4 या 5 लेन में तब्दील होने के लिए सिर्फ कागज पे ही पड़े हुए हैं। तो क्या सच में इतने सारे लोग ट्रैफिक से परेशान हैं? आइए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। हजारों वाहन फंसे हुए हैं और इन वाहनों में बैठे लोग भूख प्यास से बेहाल हैं। इनमें कई बच्चे भी। रात्री 1 वाजून कमी कमी आता कमी 17-18 तास झालं, पाणी नाही, काय भेटत नाही। जे काही आम्ही आमच्या सोबत आणले होतं, चपाती भाजी, मुलांसाठी बिस्किट, तेच दिलेलं आहे मुलांना। काही म्हणजे कोणी दखल घेतलेली नाहीये। पण ऑफिसला पण जाता नाही आलं कारण की पूर्ण ट्रॅफिक मध्ये आणि खायला पण नाहीये आणि पाणी पण नव्हतं, वॉशरूमची पण सोय नाही, कुठेच काहीच खूप प्रॉब्लेम्स फेस करावे लागले त्याच्यामुळे। बहुत ट्रैफिक और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो भी बीच में प्रॉब्लम देती है। की तरफ जाएंगे तो वापस जो भारी भरकम ट्रैफिक मिलती है ना, बेहिसाब, ऐसा लगता है कि क्या यार कहाँ पे फंस गए। मैं रोज चंबूर से साइन ट्रैवल करता हूँ, जिसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। रफली 35 से 40 मिनट मुझे रोज लगते हैं। खारघर में तो डेली मैं साइन से खारघर ट्रैवल करता हूँ एंड ट्रैफिक का हालत डे बाय डे ऐसे बदतर होता जा रहा है कि 2 घंटे लगते हैं हमको अभी साइन से खारघर पहुँचने के लिए, क्योंकि ये मेट्रो का जो कंस्ट्रक्शन चालू है उसकी वजह से टोल नाका पे भी इतना जाम रहता है। फास्टैग होने के बावजूद भी आधे से ज़्यादा लोगों के फास्टैग तो चलते नहीं हैं और लाइन पे लाइन लगी जाती है, उसमें से डीजल जलता है, पेट्रोल जलता है, टाइम जलता है। तो हालत तो बहुत ख़राब है रोड की भी, और बरसात में भी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जाम लग जाए तो 2-2 घंटे तक पानी भरा रहता है मानखुर जैसे एरिया में। ट्रैफिक देखिए, लोकल ट्रेन चल गई, मेट्रो चल गई, उसके बाद भी ट्रैफिक कम होने का नाम ही नहीं है। कितीही ट्रॅफिक जॅम लागला तरी तुम्ही शांत राहा। कितीही खड्डे पडोत तुम्ही तुमची मनःशांती ढळू देऊ नका। कितीही वेळ लागो तुम्ही संयम सोडू नका। कितीही पेट्रोल जळो तुम्ही धीर सोडू नका। दीर्घ श्वास घ्या आणि म्हणा, मुंबईत हे चालायचंच, कारण ज्याचा संयम सुटला तो मुंबई पासून तुटला। मुंबईकरांनो, आमचा तुम्हाला त्याच खड्ड्यांमध्ये लोटांगण घालून साष्टांग दंडवत आहे, दंडवत। कारण अर्ध्या तासांच्या प्रवासासाठी तुम्हाला 2 तास लागल्यानंतरही तुम्ही म्हणताय जाऊ दे यार। पण तुमच्याच एका तरुण आमदाराला या खड्ड्यांची जाणीव झाली आणि ते व्यक्त झाले। इथल्या नोकरदार माणसाला, व्यावसायिकाला, छोटे व्यावसायिकाला, अगदी मोठा व्यावसायिक तो करोडपती जरी असेल तरी तो गाडीमध्ये जर 4-4 तास थांबणार असेल, ट्रॅफिकमध्ये अडकणार असेल, तर तो कशा पद्धतीने काम करू शकणार आहे। काल मला त्याचा फर्स्ट हँड अनुभव ज्याला आपण म्हणतो तो मला काल आला। भिवंडी बायपासवरून कल्याणला जायचा रस्ता तसा 20-25 मिनिटाचा आहे, तिथे मला परत पोहोचायला 3 तास लागले। मुंबईकर जनता रोज कशा पद्धतीने संघर्ष करत असेल याचं कल्पना न केलेलीच बरी आहे। अब अगर आसान भाषा में जानना चाहते हो तो आशीष चंचलानी का एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो है ट्रैफिक के ऊपर, आप उसको देख सकते हो। और ये ट्रैफिक हो क्यों रही है? जलील से जलील, गरीब से गरीब चौक जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है वो भी जैम है। और क्यों जैम है? किसी ने चेक किया? कोई इस पे कॉन्स्पिरेसी थियरी की वीडियो क्यों नहीं बना रहे कि ट्रैफिक जैम हुआ क्यों है? ना रास्ते पे एक्सीडेंट हुआ है, ना किसी की गाड़ी बंद हुई है, ना जेसीबी की खुदाई चल रही है, ना हवलदार ने रोका, ना पुनीत सुपरस्टार गटर में नहा रहा है जिसको देखने के लिए लोग खड़े हो गए हैं। तो ट्रैफिक क्यों है? तो इसे ये तो पता चल रहा है कि ये ट्रैफिक हमारी जिंदगी पे इम्पैक्ट तो कर रहा है, लेकिन क्या सच में कोई 11 मिनट में ब्रिज बना के इस सारे ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है? सबसे पहले इस सॉल्यूशन से बनने वाले फाइनल प्रोडक्ट का एक एनिमेटेड लुक देख लेते हैं। ये ब्रिज एक सिंगल लेन ब्रिज होने वाला है, जो किसी भी इंटरसिटी 2 लेन में से 1 लेन पे बनाया जा सकता है।
इससे कंजेस्टेड और नैरो एरियाज के अंदर भी छोटे से छोटे जगह पे भी बनने वाला ट्रैफिक को टैकल किया जा सकता है। जी हाँ, मतलब मुंबई जैसे शहर के अंदर अगर छोटी छोटी गलियों में भी अगर ट्रैफिक हो रहा है तो उस ट्रैफिक को टैकल करना इस सॉल्यूशन से पॉसिबल हो सकता है। ये ब्रिज 15 डिग्री एंगल, लोड बैलेंसिंग, स्टेबिलिटी और ये सारे नॉर्म्स को फॉलो करता है। के लिए इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए सिर्फ 84 डेज यानी कि 3 महीने का कालावधि लग सकता है। इसको बनाने का खर्चा सिर्फ 50 से 75 लाख के बीच आ सकता है। जी हाँ, मतलब 1 करोड़ से भी कम की लागत के अंदर हमें इस आविष्कार को भारत की सड़कों पे भारत की जनता के सेवा में देखने मिल सकता है। अब हर प्रॉब्लम को ये सॉल्यूशन कैसे सॉल्व कर सकता है, हर एक प्रॉब्लम वाइज जानकारी लेते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1, ट्रैफिक का 50% रीजन होता है ट्रैफिक सिग्नल्स। बेंगलुरु, नोएडा, हिंजवाड़ी, बीकेसी, अंधेरी, ठाणे जैसे सारे कॉर्पोरेट एरियाज में जब भी पीक आवर्स में जैसे मॉर्निंग 8 o'clock से लेके 10 बजे तक या फिर इवनिंग के 5 बजे से लेके 8 बजे तक जब बहुत सारी गाड़ियां सिग्नल्स पे इकट्ठा होती है तो ये हेवी ट्रैफिक जैम क्रिएट करवाती है। अब ये सारे ट्रैफिक सिग्नल्स का एक सिंपल सा फंडा है, अगर ट्रैफिक सिग्नल्स को बाईपास करना है तो वहां पे एक ब्रिज की जरूरत होती है, क्योंकि ये रियलिटी में हम लोग ने देखा हुआ है। लंबे लंबे ट्रैफिक में जब गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल्स तक पहुंचती है तब तक ट्रैफिक रहता है, लेकिन जैसे ही ये सिग्नल क्रॉस करती है गाड़ी 100 की स्पीड से आराम से निकल जाती है। मतलब बहुत ज्यादा करके कल्प्रिट तो ट्रैफिक सिग्नल्स है, और ये ट्रैफिक सिग्नल्स को अगर बाईपास करना हो तो हमें ब्रिज की जरूरत तो है, लेकिन क्या सच में इतने सारे ब्रिजेस बनाना आसान है? जी हाँ, अगर 11 मिनट में सिर्फ 1 करोड़ में एक ब्रिज बनना पॉसिबल है तो अप और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या 2 मॉड्यूल सिर्फ 2 करोड़ में बना के किसी भी ट्रैफिक सिग्नल को बाईपास करना पॉसिबल है? बल्कि इतना ही नहीं, 500 करोड़ में अगर गवर्नमेंट 500 प्रोडक्ट खरीद लेती है तो मुंबई शहर जैसे 250 सिग्नल्स की एक सिटी अप और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 250 प्रोडक्ट्स अगर लगाई दिए जाए, रातों रात पूरी तरह से सिग्नल फ्री सिटी बन सकती, जो राज्य की नहीं बल्कि देश की भी नहीं, दुनिया की पहली सिटी होगी जहां पे ट्रैफिक सिग्नल्स होंगे ही नहीं। प्रॉब्लम एरिया 2, अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले एक वीडियो में देखा, महाराष्ट्र के खोपोली एरिया में एक गैस टैंकर के पलटी होने की वजह से घाट सेक्शन में बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम क्रिएट हो गया। कितना बड़ा? 1 घंटा, 2 घंटा, 27 घंटे का, तो करीब 27 घंटे का ट्रैफिक जैम था। अब ये ऐसे अनगिनत हादसे की कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, कहीं पे ट्रक्स बंद पड़ जाते हैं, घाट सेक्शन में जहाँ पे नैरो सेक्शन है, जहाँ पे 2 लेन 3 लेन का रास्ता है और वहाँ पे गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसी जगह पे जब भी कोई लैंडस्लाइड भी हो जाती है तो भी ये सारे सेक्शंस बंद हो जाते हैं। क्या ऐसी जगह पे 11 मिनट वाला ब्रिज उस पर्टिकुलर प्रॉन एरिया को अगर बाईपास करने के लिए यूज किया जाए, वो उसको कवर करे और वो पूरे सेक्शन को बाईपास करके वो बंद पड़े हुए लेन को भी एक्टिव करवा दे, तो क्या ये सॉल्यूशन वहां पे भी वर्कआउट हो सकता है? प्रॉब्लम एरिया 3, हमने अक्सर देखा है जब भी लॉन्ग वीकेंड्स आते हैं, बड़ी छुट्टियां आती है तो टोल प्लाजा, टोल नाका और ये सारे सेक्शंस पे लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लग जाती है। तो क्या ये 11 मिनट वाले ब्रिज को यूज करके एलिवेटेड टोल प्लाजा क्रिएट किए जा सकते हैं ताकि एक ही टाइम पे 8 लेन का रास्ते का पूरा कैपेसिटी दुगना मतलब कि 16 टोल प्लाजा में कन्वर्ट किया जा सकता है? प्रॉब्लम नंबर 4, महाराष्ट्र में मुंबई शहर में हिंद माता नाम का एक एरिया है जो निचला एरिया होने की वजह से बारिश के दिनों में यहाँ पे पानी भर जाता है। ये पानी भरने के बाद ट्रांसपोर्टेशन और व्हीकल की सारी आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाती है। जी हाँ, पूरी तरह से ठप हो जाती है। क्या ये 11 मिनट वाला ब्रिज को एक्सपांड करके 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक का एक बाईपास सेक्शन क्रिएट किया जा सकता है और इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड्स, पुलिस व्हीकल्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स व्हीकल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस, स्कूल बसेस, ये इमरजेंसी व्हीकल्स को एटलीस्ट हम लोग एक कंटिन्यू ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन बारिश के जैम वाले सेक्शन में भी दिला सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, हमने अक्सर देखा हुआ है कि गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे तरीके के मेट्रोज, अंडरग्राउंड मेट्रोज
और रोड मेंटेनेंस के वर्क्स तो कर रही है, जिससे आने वाले दिनों में हमारे लिए ही बहुत बड़ी सुविधाएं उपलब्ध होने वाली है। बट ये रोड कंस्ट्रक्शन, ये रोड मेंटेनेंस के जो टास्क, ये जो काम चलते हैं, वो सारे काम 4 लेन के रास्ते के 2 लेन्स को बंद करवा देते हैं। लेकिन इसी से सारे सबसे ज्यादा ट्रैफिक के सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। तो क्या ये बंद सेक्शंस को, 11 मिनट वाले ब्रिज को रातों रात डिप्लॉय करके ये बंद पड़े हुए 2 लेन्स को हम वापस एक्टिव करवा सकते हैं? अब यहाँ तक कि ये सॉल्यूशन, प्रॉब्लम को टैकल करने वाला सॉल्यूशन और इनोवेशन भी लग तो रहा है, लेकिन क्या ये सॉल्यूशन किसी और देश ने अभी तक सोचा भी नहीं है? क्या ये किसी ने अभी तक ट्राई भी नहीं किया है? इनोवेटर ऑफ दिस इनोवेशन कमिट करता है कि 2020 से ही इस इनोवेशन पे काम चालू हो चुका था। 2020 से लेके कोविड के बाद भी इस इनोवेटर ने इस इनोवेशन के बहुत सारे प्रैक्टिकल ट्रायल्स इन्वेस्टर्स को पिच किए हैं। ऑफिशियल ईमेल आईडी पे इन सारे कम्युनिकेशंस के चैनल उसके पास अवेलेबल है, लेकिन फाइनल प्रोटोटाइप, बड़े स्केल वाले प्रोटोटाइप रेडी ना होने की वजह से शार्क टैंक, आइडियाबाज जैसे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट लिस्ट होने के बाद में भी ये प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट मिल नहीं पाई। और अफसोस की बात यह है कि 2024 में इस इनोवेशन का सिमिलर प्रोडक्ट स्विट्जरलैंड में बन गया है। अब इसका ऑब्वियस रीजन हम लोग को पता है कि फॉरेन में क्रिएटिविटी और हर इनोवेशन को प्रोत्साहित किया जाता है, उस पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात ये, अपने इस इंडियन प्रोडक्ट को, आत्मनिर्भर भारतीय प्रोडक्ट को 2020 से जिस पे काम चल रहा है और जिसको बनाने के लिए इनोवेटर ने शुरुआत से ही सिर्फ 3 महीने का टाइम फ्रेम मांगा हुआ है। 3 महीने के अंदर इसका अल्टीमेट फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी हो सकता था, वो पिछले 6 साल से सिर्फ डेवलपमेंट में ही पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको लगने वाली इन्वेस्टमेंट और फंडिंग कोई इन्वेस्टर डाल नहीं पा रहा है। लेकिन हम जैसे आम इंसान की लाइफ पे इम्पैक्ट करेंगे ये नहीं समझ पा रहे हैं। इसी की वजह से ये स्विट्जरलैंड जैसा देश ने सिर्फ 1 साल के R&D के ऊपर 2024 में ही इसका एक सिमिलर प्रोडक्ट बना के ऑन रोड पेश भी कर दिया है। और फिर इसमें एक अच्छी बात हुई है, जो स्विट्जरलैंड के आस्त्रा ब्रिज, उसका नाम आस्त्रा ब्रिज है, आस्त्रा ब्रिज का जो फाइनल प्रोडक्ट आउटपुट है वो सिमिलर है। तो जो प्रोटोटाइप हम सपने में सोच रहे कि अल्टीमेटली 11 मिनट के बाद में ये ब्रिज कैसे बनेगा, कैसे दिखेगा, उसमें क्या मैकेनिज्म, क्या लॉजिक लगाया गया, वो सारी चीजों का आउटपुट आस्त्रा ब्रिज में हम लोग को देखने मिल रहा है। लेकिन फिर भी आज भी इनोवेटर, हम सभी जिन्होंने इस प्रोडक्ट को देखा हुआ है, वो सभी इस इनोवेशन को अभी भी इनोवेशन मानते हैं। उसके 2 कॉन्क्रीट रीजन है। सबसे पहले स्विट्जरलैंड का जो आस्त्रा ब्रिज है और ये भारतीय आत्मनिर्भर बना हुआ इनोवेटिव ब्रिज, अब उसका नाम मैं कोई सोच नहीं पा रहा हूँ, बट ना तो इनोवेटर ने कुछ सोचा हुआ है, बट आई थिंक वी कैन कॉल इट एकता ब्रिज, या फिर ऐसा एकजुट वाला जो जोड़ के भारत को स्ट्रॉन्ग, जो भारत की एक पहचान है, एकता है, उस ब्रिज को हम एकता बोल सकते हैं। तो एकता ब्रिज जो है उसमें और स्विट्जरलैंड के आस्त्रा ब्रिज में 2 कॉन्क्रीट डिफरेंसेस हमने देखे हुए हैं। सबसे पहला वाला, आस्त्रा ब्रिज बनाने के लिए उन्होंने टाइमलाइन जो दिया हुआ है वो 6 से 7 घंटे लगते हैं, वो भी बड़े बड़े हाईवेज पे, और उसको बनाने के लिए लगते हैं वर्कर्स मिनिमम 40 to 50 वर्कर्स एक ब्रिज को बनाने के लिए। बस यही पे एकता ब्रिज, जो कि इंडियन आत्मनिर्भर भारतीय ब्रिज, इनोवेटिव ब्रिज है, ये 2 डिफरेंसेस ऐड करता है। सबसे पहला वाला जो हमने पहले ही सुना, सिर्फ 11 मिनट में ये ब्रिज बन सकता है, और सिर्फ 2 लोगों के एफर्ट्स में ये पूरा मॉड्यूल बन के रेडी हो सकता है। और इससे भी बेहतर चीज, आस्त्रा ब्रिज का प्राइस आपको पता है कितना है? 84 करोड़, जबकि इंडियन ब्रिज ये सॉल्यूशन का अल्टीमेट सेलेबल प्राइस रहने वाला है मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 करोड़ के बीच। तो दोस्तों, ये सिर्फ 11 मिनट में बनने वाला ब्रिज, सिर्फ 2 लोगों के एफर्ट्स में बनने वाला ब्रिज, सिर्फ 1 करोड़ में बनने वाला ब्रिज, और सिर्फ 3 महीने के R&D पे रुका हुआ ये ब्रिज कौन सी चीज की राह देख रहा है? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स, फंडिंग, जिस पे ये सारे ट्रायल्स एक फाइनल प्रोटोटाइप बन के ट्रायल्स करके सारे ऑडिट्स, सारे सर्टिफिकेट्स को पास करते हुए ऑन रोड आए और हमारे देश की जनता की सेवा में हाजिर हो। तो कौन है इसके इन्वेस्टर्स? कौन हो सकता है इसका इन्वेस्टर्स?
क्या सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सेक्टर से इसके इन्वेस्टर्स बन सकते हैं? नहीं, इसमें प्राइवेट सेक्टर्स भी बहुत बड़ा अहम रोल बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करूं तो मॉल से, मुंबई के कुर्ला शहर में एक फिनिक्स करके बहुत बड़ा मॉल है। उसके सामने जंक्शन है जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल है, वहाँ पे बहुत ही बड़ा हॉरिबल ट्रैफिक रहता है। अब जिस मॉल का वैल्यूएशन 1000 करोड़ से भी ऊपर है, क्या वो ऐसे R&D रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट में 1 करोड़ का R&D फंडिंग करवा सकता है? सेकेंड, ब्रीच कैंडी, जेस्लॉक, एशियन हार्ट्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जिनका वैल्यूएशन भी हजारों करोड़ के ऊपर है, क्या ये हॉस्पिटल इस हिस्टोरिकल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करके अपने एम्बुलेंस सिस्टम को नॉन स्टॉप बनवा पहला अल्टीमेट सिस्टम सबको अदा कर सकते हैं? और फिर हम सभी के माए बाप मतलब गवर्नमेंट ऑफ सिटी, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, क्या वो इस रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करके सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज के ट्रैफिक ही नहीं बल्कि अंडर कंस्ट्रक्शन चलने वाली बहुत सारे मेट्रोज के सारे प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द एनओसी दिलवा सकते हैं? सारे डाइवर्शंस को रातों रात बाईपास एक्टिव सेक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं? सभी नाले, सभी ब्रिजेस के रिपेयरिंग मेंटेनेंस वर्क्स को फास्ट ट्रैक करवा सकते हैं? वाटर लॉगिंग, फेस्टिवल सीजन्स जैसे अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक्स को भी ऐसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट से अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए शहर, देश और दुनिया का पहला रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट सबके सामने पेश कर सकते हैं। और दूसरा, क्या ये सारे ब्रिजेस बनाने के बाद गवर्नमेंट के कंक्रीट ब्रिजेस पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएंगे? नहीं, इनोवेटर ने कहा है कि ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। ये ब्रिज वहां पे यूज किए जाएंगे जहां पे लगता है कि कंक्रीट ब्रिज बनाने की जरूरत है। गवर्नमेंट इस ब्रिज के सॉल्यूशन को एज अ टूल यूज कर सकता है। तो डाइवर्शन बनाना, एनओसी लेना, ये सारे प्रोसेस को अब ये सॉल्यूशन, ये टूल उनको एक अपर हैंड दे सकता है ताकि इस ब्रिज को रातों रात डिप्लॉय करिए, पूरे ट्रैफिक को डाइवर्ट करिए, पूरा ट्रैफिक ऑलरेडी मैनेज करिए और फिर इसी ब्रिज के अंदर सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स को प्लान करा के हर प्रॉब्लम पॉसिबल बेस्ट सॉल्यूशन का एनओसी ले लीजिए। और फिर भी इसका जवाब ना में आ जाए तो अल्टीमेटली फर्क तो आप और हमें पड़ रहा है। तो चलिए क्राउड फंडिंग करते हैं, सिविक सेंस जगाते हैं, अपने प्रॉब्लम्स का अपना सॉल्यूशन बना के हम खुद ही अपने एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अब एक सिर्फ आखिरी सवाल, आप कहोगे ये इतना अच्छा इनोवेशन क्या आपने पेटेंट किया है? वैसे भी सालों बाद पेटेंट मिलके उसका यूज तो बस प्रोफेशनल कंपनियों के काम आता है। 2 से 5 साल लगने वाले इस पेटेंट सिस्टम के बाद पेटेंट मिलके हमारे जैसे इंडिविजुअल्स का तो इंटरेस्ट और लाइफ दोनों खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस पे जब मैंने डिबेट किया था इनोवेटर के साथ तो इनोवेटर ने भी एक जबरदस्त जवाब दिया था। अब इनोवेशन का कीड़ा ही हम लोग के अंदर है तो डेफिनेटली हम पेटेंट पे डिपेंड क्यों रहेंगे? हमें हर प्रोडक्ट को जब डेवलप करते हैं तो उसको 5 से 10 फेज में डिवाइड कर देते हैं। मतलब जब भी हम लोग को लगता है कि मार्केट में कोई हमें कॉपी कर रहा है और उसको कंपटीशन करने वाला है, उस दिन हम लोग ये सेकंड फेज को सीधा लॉन्च कर देंगे ताकि मार्केट के कंपटीशन में ये प्रोडक्ट जो इनोवेशन से पहले आया हुआ है वो मार्केट में हमेशा नेक्स्ट लेवल पे बना रहे। लेकिन फेज मतलब क्या, ऐसा क्या रहेगा वो सेकंड फेज में? तो उसने मुझे इसी ब्रिज के 2 फेजेस बताए जो अद्भुत थे। डेफिनेटली ये सारे 10 के 10 फेजेस तो उसी इन्वेस्टर को बताने के लिए रखे। मैं सिर्फ उसमें से एक फेज को कवर करना चाहूंगा कि एक फेज ही इतना बड़ा है और इतना अद्भुत था कि मेरा दिल खुश हो गया। और उसी खुशी को मैं बता के इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा कि अगर कोई इस प्रोडक्ट के स्ट्रेंथ, कैपेसिटी, बैलेंसिंग, स्टेबिलिटी, इन सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स को चैलेंज करता है तो इस पूरे प्रोडक्ट का यूज केस ही बदला जा सकता है। सबसे पहले अगर हम लोग किसी भी हाईवेज की बात करें, नेशनल हाईवेज, उन हाईवेज पे अगर ये प्रोडक्ट 4 लेन की रस्तों के लास्ट वाले लेन पे बनाया जाए, ये प्रोडक्ट 1 करोड़ का आता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं मुंबई से पुणे, अगर 250 किलोमीटर के अंदर हर 10 किलोमीटर पे एक प्रोडक्ट लगाया जाए या फिर 25 प्रोडक्ट में पूरा हाईवे कवर किया जा सकता है। लेकिन इससे महाराष्ट्र सरकार या फिर किसी भी राज्य की सरकार एक बोल्ड स्टेटमेंट दे पाएगा कि महाराष्ट्र की किसी भी हाईवे पे जाइए और हर 10 किलोमीटर पे आप ड्राइव थ्रू के अंदर आप लेफ्ट लेन पे जाइए, ब्रिज पे चढ़ जाइए
और उस 40 फीट के स्पैन में जहाँ पे इस शॉप्स की ऑप्शंस ओपन हो सकती है, जहाँ पे टॉयलेट्स, खाना, रिपेयरिंग, कार सर्विसेज, शॉपिंग जैसी अद्भुत सुविधाएं, सारी सुविधाएं हम लोग को ड्राइव थ्रू में मिल सकती है। मतलब अब टॉयलेट आने के बाद हमारे पुरुषों का तो ठीक है, हम कहीं ना कहीं पे तो रोक ही सकते हैं, बट महिलाओं के लिए ऐसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है और उनको सिर्फ फूड मॉल या फिर किसी ना किसी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट के लिए रुकना पड़ता है। लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हर 10 किलोमीटर पे गाड़ी लेफ्ट में रखिए, ड्राइव थ्रू पे ये सारी सुविधाओं का लाभ लीजिए। और इतना ही नहीं, जो ऊपर 10 हम लोग जो शॉप्स की बात करें, उसके अंदर लगने वाले सारे के सारे लेबर्स, वर्कर्स और शॉपकीपर्स का जो जॉब और ऑक्यूपेशन क्रिएट हो सकता है वो लाखों की तादाद में हो सकता है। और हाँ, ऐसे जॉब्स को तो एआई भी नहीं खा पाएगा। अगले वीडियो में दूंगा जहां पे हम डिटेल में बात करेंगे सिस्टम कैसे काम करती है और वो इनोवेशन के लिए है या उसमें ही कोई इनोवेशन की जरूरत है।